हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की घात और कोटि के बारे में बात की थी और उसके एग्जाम्पल दिए थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक आधार पर दो प्रकार के कर दिया है और उनका नाम होता है रैखिक अवकल समीकरण और अरैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। क्या होता है देखो, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में ही हम पढ़ते हैं, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 या यहाँ कुछ भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी ax प्लस बी इक्वल टू 0 या कोई भी यहाँ कांस्टेंट हो, तो इसमें वेरिएबल x की घात कितनी है, 1 है। तो ये एक घात का समीकरण कहलाता है। एक घात के समीकरण को ही रैखिक समीकरण बोलते हैं। मतलब रैखिक लीनियर का मतलब एक घात से होता है, 1 पावर से होता था वहाँ। तो ये एक घात का अवकल समीकरण है, एक घात का समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें x वेरिएबल की एक घात यहाँ, y वेरिएबल की एक घात यहाँ है, तो ये एक घात का समीकरण है। इन्हें रैखिक समीकरण बोलते थे वहाँ, रैखिक समीकरण। अब चूंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बात हो रही है रैखिक अवकल समीकरण की, वहाँ हुई थी रैखिक समीकरण की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ भी घात से ही मतलब है कि जिन अवकल समीकरणों की घात 1 होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता था कि ax वाई प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। यदि देखें तो यहाँ x की घात 1 है या y की घात 1 है या x की 1 है या y की 1 है या कांस्टेंट है, इसकी घात 0 इस टर्म की। लेकिन ये एक घात का समीकरण नहीं है, ये दो घात का है, क्योंकि एक ही टर्म में जब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उनकी घातें फिर जुड़ जाती हैं जब हम समीकरण की घात का आकलन करते हैं। तो x में तो रैखिक है, ये x में एक घात का ही है, y में एक घात का ही है। पर्टिकुलर तो x में बोलेंगे तो एक घात का है, y में बोलेंगे तो एक घात का है। लेकिन इस समीकरण की घात की जब जांच की जाएगी तो वो 2 आएगी, क्योंकि यहाँ दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, x की 1 y की 1, तो इस टर्म की घात 2 हो गई। और जिस टर्म की घात ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है, वो कहलाती है समीकरण की घात। तो इस इक्वेशन की घात 2 है। तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे इसकी डेफिनेशन देते हैं वो देखो, ऐसा या ऐसे लिख लेते हैं, एक अवकल समीकरण, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है यदि इसमें दो बातें हैं, पहली और दूसरी। इन दोनों को फॉलो करेगा ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है सर। पहला, यदि तो वहां लगा हुआ है, सभी परतंत्र चर एवं, परतंत्र चर तो एक ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो छांट देंगे, आश्रित चर बोलते हैं इसे, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर तथा उसके अवकलज की घात, सभी लगा सकते हैं भले, उसके सभी अवकलज की घात 1 हो, ना तो 1 से कम ना 1 से ज़्यादा, बटे में ना रूट में ना कम ना माइनस, कैसी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 चाहिए ही चाहिए, 1 नहीं हुई तो भी नहीं बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए, परतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स, और उसके सभी अवकलजों की घात क्या हो, 1 हो। द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव इज 1। कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा, परतंत्र चर तथा और या भी, दोनों को समझाऊंगा अभी, तथा या कैसे, परतंत्र चर तथा उसके अवकलज आपस में गुणित ना हो, क्योंकि गुणित हो जाएंगे तो ये वाला केस हो जाएगा। ये ऐसे ये x में तो एक घात ये है, y में एक घात ये है, लेकिन पूरे समीकरण की घात 2 है। तो ऐसे ही डेरिवेटिव, परतंत्र चर के डेरिवेटिव और परतंत्र चर आपस में गुणित नहीं होनी चाहिए, तथा लग रहा है।
या इसलिए लग रहा है कि परतंत्र चर हो ना हो, डेरिवेटिव भी आपस में गुणित नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कहीं dy/dx उठाया और d2/dx स्क्वायर उठाया, इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया ना, तो ये रैखिक में नहीं आना चाहिए। सेकंड है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्या लगा के और दोनों हो सकते हैं। मतलब एक बार तो हम बात करेंगे तथा लगाकर कि परतंत्र चर तथा उसके अवकलज आपस में गुणित ना हो, और एक बार इस चीज को हटा ही दो, परतंत्र चर हटा दो बोली, उसके अवकलज आपस में गुणित ना हो। तो या भी है एक दो लाइन है एक तरह से, परतंत्र चर तथा उसके अवकलज आपस में गुणित ना हो, परतंत्र चर या उसके अवकलज आपस में गुणित ना हो। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल, कैसे कहनी, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्लैश लगा के और इट्स डेरिवेटिव्स। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वो ऐसे दो काम कर दे। पहला कि उसके परतंत्र चर की और उसके सभी अवकलजों की घात एक आए। अवकलज कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें परतंत्र चर की घात, परतंत्र चर आना चाहिए और उसकी घात एक आनी चाहिए। डेरिवेटिव्स तो आएंगे ही आएंगे, एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, दो बार रहे तो ये तीन कोटि का आ रहा है तो तीन, और दूसरा है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं आने चाहिए। जस्ट छोटी सी परिभाषा है, और यहीं पे हम दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं अरैखिक की, अन्यथा अदरवाइज। ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज का मतलब क्या है, अन्यथा का मतलब इसके अलावा ऐसा नहीं हुआ, अन्यथा अवकल समीकरण क्या कहलाता है, अरैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। हवा आ रही है यहां से। अन्यथा अवकल समीकरण अरैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी या इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा फिर, अरैखिक नॉन लीनियर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहला, जैसे मैंने दिया भी था dy/dx प्लस 1/dydx इक्वल टू x। तो यहाँ डेरिवेटिव की यहाँ घात कितनी है 1, यहाँ घात कितनी है -1, -1 घात है नीचे है तो, और x की तो चलो एक है। हमें स्वतंत्र चर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसकी घात रूट में हो, बटे में हो, पॉइंट में हो, साइन x हो, कुछ भी हो, ये तो पता चल जाएगा ना किसका अवकलन हो रहा है, y का। जिसका अवकलन होता है वो होता है परतंत्र चर। कौन सा चर, परतंत्र चर, आश्रित चर। ये आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ही अवकलज होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही अवकलन हम कर सकते हैं। तो जिसका अवकलन होता है वो परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके सापेक्ष होता है वो स्वतंत्र चर, जिसके सापेक्ष होता है वो स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं कि एक्स क्या कर रहा है, कुछ भी करता फिरे। ठीक है, पहली बात करते हैं परतंत्र चर उसके सभी अवकलजों की घात एक हो। परतंत्र चर तो इसमें आया ही नहीं, अकेला y कहाँ आया, इनमें तो आ रहा है डेरिवेटिव में, पर ये तो डेरिवेटिव में है, y नहीं आ रहा इसमें कहीं, परतंत्र चर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था परतंत्र चर की घात एक चाहिए ही चाहिए। ऐसा ना हो कि सर जी कोई नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, माइनस में ना हो, बटे में ना हो, पॉइंट में ना हो, रूट में ना हो, वो अलग चीज़ें होनी और चाहिए। एक नहीं हुई तो भी उसे रैखिक नहीं बोलेंगे। तो इसमें y नहीं आया सेपरेट y, इसलिए रैखिक नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ डेरिवेटिव की घात -1 आ रही है, इसलिए रैखिक नहीं है। मान लो ये ऐसे भी होता ना dy/dx इक्वल टू x, अब भी ये रैखिक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें y नहीं आ रहा। तो y आना चाहिए, और कितनी घात में आना चाहिए, एक घात में। ये नहीं है, ये नहीं है। dy/dx प्लस y इक्वल टू √x। x के साथ हम कुछ भी करते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना यार, ये हो e⁻x हो, sin x हो, log cos x हो, log x हो, कुछ भी हो, हमें देखना है डेरिवेटिव की एक घात। बिल्कुल सही बात है, एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, y है, तो y की एक घात आ रही है तो सही है, ये रैखिक है। ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4, y इंटू dy/dx
प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ तुम देख सकते हैं बाई की एक ही घात आ रही है, बाई है परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, इसकी एक ही घात आ रही है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गए बाई और डी बाई डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो इसलिए ये स्वतंत्र कैसा नहीं है, रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। डी वाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। परतंत्र चर की एक घात आ रही है, बाई है परतंत्र चर, जिसका अवकलन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, इसकी एक घात आ रही है, लेकिन डेरिवेटिव की कितनी घात आ गई, 3। यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके सभी अवकलों की घात कितनी होनी चाहिए, 1, तो ये भी रैखिक नहीं है। डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7x क्यूब प्लस साइन एक्स। किसका अवकलन हो रहा है, पाई का, तो परतंत्र चर कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल बाई। तो बाई की घात के देखेंगे, बाई की घात 1 है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव देखो, डी वाई डी एक्स एक घात, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एक घात, डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब एक घात, इसकी कोटि है 2, इसकी कोटि है 3, घात तो एक ही है, तो इसलिए ये अवकल समीकरण रैखिक है। हमें x की घातों से कोई मतलब नहीं, x की घात 3 आए, साइन x आए, और कुछ आ जाए, रूट x आ जाए, कुछ भी आता रहे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, ओके। तो इस आधार पर हो गए रैखिक अवकल समीकरण और अरैखिक अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 2 भागों में बांटा। तो अब हम चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है उसको बोलने के हकदार हो जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट, सबसे पहले यही सिखाया जाता है, प्रथम घात तथा प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। ये यूनिट फर्स्ट में आता है, सभी यूनिट फर्स्ट में यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आधे से ज़्यादा आप चैप्टर उसमें 12th क्लास में भी पढ़ के आए। ये आधे से ज़्यादा मेथड यहाँ भी उसके मैच करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये चैप्टर है हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी में पहले 1.5 चैप्टर, ये पहला और आधा दूसरा यूनिट फर्स्ट बनाते हैं, और हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट बना देता है, बस चैप्टर सेकंड और थर्ड दूसरी यूनिट बनाते हैं। हमारी कोटा यूनिवर्सिटी में पहला 1.5 चैप्टर यूनिट फर्स्ट बनाता है, और हमारी जो भी राजस्थान की ऑल सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी मत्स्य यूनिवर्सिटी है, जोधपुर की है, उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटियों में इसी तरह से ये चैप्टर 1, 2, 3 मिलकर के 2 यूनिट कवर कर देते हैं, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। उनमें थोड़ा सा चैप्टर सेकंड का ही लफड़ा है, वो किसी में यूनिट सेकंड में, किसी में आधा फर्स्ट में, तो वो सब आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे। हम चैप्टर फर्स्ट भी कराएंगे, सेकंड भी कराएंगे, थर्ड भी कराएंगे। बात चल रही है अभी JPH की किताब की, देखते हैं, ये है चैप्टर का नाम। तो हम जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ही चुके हैं, अवकल समीकरण प्रथम घात के पढ़ चुके हैं, प्रथम कोटि के हमने देख लिए हैं, मतलब हम घात और कोटि के बारे में जानते हैं, तो इनके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो यहाँ से हम आइडिया लेना चाहें, प्रथम घात और प्रथम कोटि। प्रथम कोटि से इतना पता चलता है कि जो भी फंक्शन होगा, 2 वेरिएबल में बात चल रही है, अभी हम साधारण अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल एक से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कौन सा, इंडिपेंडेंट ले रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रथम कोटि से ये पता चलता है कि अवकलन कितनी बार होगा, मैक्सिमम 1 बार। कितनी बार, 1 बार, और मैक्सिमम 1 बार होगा, ये कोटि कह रही है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन ये कह रहा है होगा ही होगा, क्योंकि एक भी बार नहीं हुआ तो फिर उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोल पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है उसमें डेरिवेटिव आएंगे, डेरिवेटिव आएंगे, और डेरिवेटिव आने की शुरुआत पहली कोटि से ही होती है, और ये कह रहा है कि मैक्सिमम 1 बार होगा, इसका मतलब एग्जैक्ट 1 बार ही उसमें क्या आएगा, अवकलन आएगा, किसका, y का, डेरिवेटिव आएगा। तो 1 बार अवकलन y का मैंने ये कर दिया dy dx, तो इससे पता चला कि इसमें dy dx ही आएगा, इसकी ना तो इसकी घात आएगी 1 से ज़्यादा, और ना 1 से ज़्यादा बार अवकलन होगा y का। y के डेरिवेटिव्स 1 से ज़्यादा ऑर्डर के नहीं आएंगे, तो dy dx आएगा।
इतना हो सकता है कि इसका कोएफिशिएंट आ जाए, कोई कोएफिशिएंट आ सकता है इसका। एन किसका फंक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स वाई का, क्योंकि हमने ये फंक्शन ही ऐसा ले रखा है एक्स और वाई का। तो डी वाई डी एक्स में कुछ लग सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस वाई, कुछ भी एक्स और वाई का कोई फंक्शन। ये तो डी वाई डी एक्स वाला टर्म हो गया। एक हो सकता है बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म, तो जरूरी थोड़ी है साइन एक्स में डी वाई डी एक्स लग रहा है, कोई दूसरा टर्म भी तो होगा जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं आएगा, बिना डी वाई डी एक्स वाला। जैसे हम अभी एग्जांपल लिए थे, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा था, साइन एक्स आ रहा था, तो वो ऐसे हैं जिनमें डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये तो डी वाई डी एक्स वाला टर्म, ये बिना डी वाई डी एक्स वाले टर्म, ये एम, ये भी कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं व्यापक रूप बना रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी यहाँ कुछ होगा वो सब इसमें इंक्लूड मान लिया जाएगा दल्लाकर। तो ये बन के आता है क्या, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक रूप है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस चैप्टर फर्स्ट में मिलने वाला है तो वो इसके इस फॉर्म से मैच करता होगा, इस फॉर्म का होगा, mxy प्लस nxy डिवाइड dx। शॉर्ट में से ऐसे ही बोलते हैं, m प्लस n डिवाइड dx। वैसे तो 11th 12th में सिखाया जाता है dy dx, ये बटे नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे जब हम इसका महत्व बढ़ाते हैं तो यहाँ dy को ऐसे लिख लेते हैं, dy dx और dx। मतलब dy का मतलब होता है y का डेरिवेटिव h बस, तो हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m dx प्लस n dy। आप ऐसे समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते कि dx एलसीएम ले लिया, ये dx इधर चला गया, 0 हो गया तो ये dx यहाँ लग गया, ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को और इस फॉर्म को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना जाता है रिप्रेजेंट करने के तौर पर बस डिफरेंशियल कैलकुलस में। बाकी dx dy का कोई अलग महत्व तो नहीं होता, लेकिन इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा देख सकते हैं आप। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। तो इस चैप्टर में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाले हैं वो इस तरह के मिलने वाले हैं, एम प्लस एन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इस फॉर्म को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। मतलब ऐसे बोला करेंगे, एक डी एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक डी वाई का कोफिशिएंट होगा, इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस चैप्टर फर्स्ट में मिलेंगे। तो आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक रूप, तो आप ये ध्यान रखें, याद करें। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में ही नहीं, हमें इस पूरी बुक में ही और अगली बुक में भी और पूरी जगह जहाँ भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पूरी बुक में पढ़ना ही पढ़ना है। इस चैप्टर में पहली जगह एक बार हमें बस ये और सीखना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, कहाँ से बन के आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता क्या है, कैसे आ जाता है। तो हम यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर पूरी इस चैप्टर में भी और आगे के सभी चैप्टर में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना ही सीखना है। बनाना एक दिन का छोटा सा काम होता है। तो यहाँ पर पहले हम सीखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे होता है। ये हालांकि हम जनरल बात करेंगे किसी भी ऑर्डर के लिए, इस चैप्टर के ही लिए नहीं करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कैसे बनाया जाता है, जनरल सीखेंगे। तो पहली बात तो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता किसका है, मतलब तुम किसका बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वक्रों के कुल का निकलता है। आपने एनवेलप पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, एनवेलप चैप्टर था, अनवालोप हिंदी में बोले तो। उस अनवालोप के लिए आपको वक्रों के कुल की जरूरत पड़ती थी, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स का निकलता है। मैं आपसे ये मैं कर दूं, ये इस वृत्त का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो, आप नहीं बताएंगे, गलत बात। ये क्वेश्चन ही गलत है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता किसका है, वक्रों के कुल का।
किसका निकलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स का, वक्रों के कुल का निकलता है। तो कैसे कहीं कि इस वृत्त का बता दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब वक्रों का कुल कब बनता है? अब आप वहां जाइए, वक्रों का कुल कैसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब तुम कैसे मान लेंगे कि ये वक्रों के कुल का समीकरण है? ये तो नहीं है वक्रों के कुल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मैंने 2 रेडियस का खींच दिया, 2 0 और माइनस 2 0, ये तो एक ही वृत्त है। तो जब तुम्हें फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करते हो ना, वक्रों के कुल की, तो आपको उसमें स्वेच्छ अचर देने पड़ते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर देने पड़ते हैं उस इक्वेशन में। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देने पड़ेंगे तब वक्रों का कुल आएगा। जैसे मैं अभी बात कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और मैं कह दूं ए यहां पर स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर मैंने वैसे बताया था, स्वेच्छ अचर का मतलब है होगा उसका मान कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है पर लेना कांस्टेंट, ये ए वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई के मान बदलते रहेंगे। उन्हें इस शर्त को पूरा करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है, लेकिन ए कांस्टेंट है। कैसे? ए बार हम ए 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, कुछ भी जो हमारे मन में आएगा, पाई ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, कुछ भी। मैंने कह दिया रियल कांस्टेंट तो रियल, मैंने कह दिया समिश्र तो उसमें आयोटा वाली संख्या भी आने लग जाएंगी, ए प्लस आयोटा भी टाइप की। तो स्वेच्छ अचर का मतलब है होगा कांस्टेंट, उसका मान कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं पर। तो जब हम ऐसा वृत्त देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जब आपने ये 1 लिया तो ये वृत्त आ जाएगा, -1 लिया तो यही रहेगा, 1/2 लिया तो और छोटा वृत्त आ जाएगा, √2 लिया तो 2 रेडियस का आ जाएगा, वो √2 रेडियस का आ जाएगा, और 4 यहाँ पर ए की जगह आपने 2 लिया तो ये आ जाएगा जो ले रखा है बार वाला, पाई लिया तो और बड़ा आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे वृत्त ऐसे आते चले जाएंगे, नहीं आते चले जाएंगे, ऐसे सभी वृत्त आएंगे। तो ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स हो गई। कितने होते हैं इसमें? अनंत। एक के मान कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। तो इसका मतलब फैमिली ऑफ कर्व है, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका निकलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स का। फिर फैमिली ऑफ कर्व्स कब बनते हैं? कोई इक्वेशन कब फैमिली ऑफ कर्व्स को, वक्रों के कुल को निरूपित करता है? जब उसमें स्वेच्छ अचर हो। तो सीधी सीधी बात है, जब आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा तो आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा जिसमें स्वेच्छ अचर होंगे। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? कि माना फॉर्मेशन, हेडिंग डालना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण। माना हमें वक्रों के कुल, उसका इक्वेशन होगा f(x,y) और यहाँ कांस्टेंट होंगे। अभी हम 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं। 2 वेरिएबल मतलब y डिपेंडेंट ले रखा है और x इंडिपेंडेंट ले रखा है, और यहाँ α1, α2, α3 एंड सो ऑन α(n) इक्वल टू 0 का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। लेट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स f(x,y), α1, α2, α3 एंड सो ऑन α(n) इक्वल टू 0, वेयर जहाँ α1, α2 एंड सो ऑन α(n) क्या है? स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर है जब तो ये फैमिली ऑफ कर्व हुआ। आप α1 का मान कुछ दे सकते हैं, α2 का मान कुछ दे सकते हैं, α3 का मान कुछ दे सकते हैं, इस तरह से तो फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा ये इक्वेशन। तो क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? बहुत छोटा सा प्रोसेस है कि ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। फर्स्ट का पहले एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये यहां मैं लिख देता हूं स्वतंत्र चर के सापेक्ष, यहां x लिख लो, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब हम फिक्स नहीं कर रहे कि x के ही सापेक्ष करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है x से, हमारा मतलब है स्वतंत्र चर से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। जो वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, वहां s और t में चल रहा हो मान लो इक्वेशन, और वहां t इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे।
बाई और जेड में चल रहा हो, जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई होगा तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्वतंत्र चर के सापेक्ष करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यहाँ मैं एक्स को इंडिपेंडेंट ले रहा हूँ इसलिए एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ डी एफ डी एक्स आ जाएगा, इसका एक बार अवकलन आ जाएगा इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट ही होंगे, आर्बिट्रेरी हैं तो क्या है, कांस्टेंट तो है ही। तो ये इक्वेशन बन जाएगा दूसरा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x से सिर्फ हमारा इतना सा मतलब है कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, स्वतंत्र चर के सापेक्ष इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। तो एक और बार अवकलन कर देंगे d2/dx² इक्वल टू 0। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक और बार कर दिया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। और ऐसे ही करते चले जाओ, इस स्टेप को बढ़ाते आओ, dqf dxq इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन बन जाएगा 4। तो हमें कितनी बार अवकलन करना है, हमें करना है n बार अवकलन। कितनी बार करना है, n बार। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, n+1 बार। क्योंकि पहली बार अवकलन किया जब इक्वेशन 2 आ रहा है, दूसरी बार कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो n बार कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, n+1। तो ये n बार ही क्यों करना है, तो इसलिए कि जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, α1 α2 αn, उतनी बार आपको अवकलन कर देना है। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो आगे का प्रोसेस है, हम ये चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के निर्माण की विधि में ये है कि आप अवकलन करके स्वेच्छा को हटा दो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने पहले दिन बोला था एक वीडियो में, फर्स्ट में ही, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। क्या नहीं होते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये ऐसे समझो डिफरेंशियल इक्वेशन के दुश्मन। तो हमें ये ही हटाने हैं। ये हैं कितने हटाने में, n है। हटाने में कितने हैं, n है। तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए इनको हटाने के लिए, इनिमिलेशन के लिए, इनके लिए n+1। ये मैथ का रूल है। 2 चीज़ हटानी हो तो 3 इक्वेशन चाहिए, 3 चीज़ हटानी हो तो 4 इक्वेशन चाहिए, 5 चीज़ हटानी है तो 6 इक्वेशन चाहिए। तो हमें n+1 इक्वेशन चाहिए, एक तो दिया था और n और ले आए हम कैसे करके, n बार अवकलन करके। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि आप और बार अवकलन नहीं कर सकते, कर तो सकते थे, लेकिन ये रूल है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि आपको इतनी ही बार अवकलन करना है जितनी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इससे ज़्यादा बार आप अवकलन नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन कितनी बार करना है, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इससे ज़्यादा बार करना आपके लिए गलत होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण नहीं करेगा। तो पहला स्टेप, आप समीकरण लिखिए किसका, वक्रों के कुल का। दूसरा स्टेप, उसमें गिनिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। देख लिया 3 है, तो 3 बार अवकलन कर दो लगातार, बिना देखे, कुछ नहीं सोचना, 3 बार अवकलन। सीधे 3 बार अवकलन करेंगे तो 3 इक्वेशन तो ये और एक जो दिया है वो चौथा, 4 इक्वेशन मिल गए। तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो हटाओ। अब हटाना ये 11 12 9 से ही सीखते आ रहे हैं कैसे एलिमिनेट करते हैं इन्हीं चीज़ों को। यहाँ से मान निकाल के वहाँ रखो, फिर दूसरे कांस्टेंट का एक से निकाल के अगले में रखो, एक एक को एलिमिनेट करते जाओ। तो आपके ये स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, वक्रों के कुल के समीकरण को लिख लो। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उसका जितने उसमें स्वेच्छा उन्हें गिन लो। तीसरा स्टेप, उतनी बार अवकलन कर दो। चौथा स्टेप, अवकल वो जो आए हैं इक्वेशंस उनकी हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करो, विलोपन करो, तो क्या आ जाएगा, फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब मैं यहाँ मेथड तो लिख ही देता हूँ। इन सभी n+1 समीकरणों से स्वेच्छाचरों α1 α2 एंड सो ऑन αn का विलोपन करने पर हमें अविष्ट रिक्वायर्ड अवकल समीकरण प्राप्त होता है। अविष्ट अवकल समीकरण प्राप्त होता है। We get required differential equation by eliminating of these arbitrary constant α1 α2 αn by all these n+1 equations। जो आपको इक्वेशन मिले n+1, इन सब से इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन कीजिए, विलोपन कीजिए, और जो आपको इक्वेशन फिर मिलने वाला है वो इस वक्रों के कुल का क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं।
क्वेश्चन है सरल रेखाओं के कुल का समीकरण ज्ञात करो। अब जो आपको कुल मिलने वाला है ना, फैमिली मिलने वाली है कर्व्स की, उसका इक्वेशन हो सकता है आपको दिया हो और हो सकता है निकालना हो, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व का तो इक्वेशन चाहिएगा ही। या तो वो डायरेक्ट दे दिया है तो आपका काम सरल कर दिया है, यदि निकालना पड़ता है तो वो भी निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ नहीं दिया है, सीधा कह दिया है वक्र सरल रेखाओं के कुल का समीकरण याद कीजिए। तो सरल रेखाओं का हम व्यापक रूप जानते हैं, क्योंकि सरल रेखाओं के कुल का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। आप m और c बदलते रहिए, m बदलिए पहले तो, फिर c बदलते रहिए, तो बहुत सारी सब तरह की रेखा आ जाएंगी, ऐसी आ जाएंगी, ये सब c बदलेंगे आप। अब फिर उन c को रखते हुए m बदलेंगे तो ये स्लोप बदल जाएगी, ऐसी रेखाएं हो जाएंगी। c 0 ले लेंगे तो सब मूल बिंदु से जाने वाली आ जाएंगी, सब तरह की, तो सब रेखा आ जाएंगी ना इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो इसमें कौन कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m और c बदल रहे हैं आप, उनसे सरल रेखा बदल रही है। तो वक्रों के कुल को निरूपित करने में या m और c क्या आ रहे हैं, स्वेच्छाचार, जहां m तथा c स्वेच्छाचार हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कुल का समीकरण नहीं ज्ञात करना, अवकल समीकरण है ना। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और हम ये जानते हैं, सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज दिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जब वो इक्वेशन देता है हमें, वो चीज़ नहीं पता कि किसका इक्वेशन है, तो वो बता देता है नीचे कि कौन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो इतना इश्यू नहीं है कि उनको कैसे पहचाना जाए। बहुत बार क्या है, उसमें दो दो कांस्टेंट होते हैं, एक तो आर्बिट्रेरी होता है, एक नहीं होता है, एक वैसे लिखा रहता है। मान लो कोई इक्वेशन वो ऐसा दे देता है एम एक्स प्लस टू सी, तो टू आर्बिट्रेरी थोड़ी है, कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं है। तो वो बता देता है जब वो लिखेगा एम एक्स प्लस ए और वो कह दे कि ए आर्बिट्रेरी नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एम, तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक। तो कितनी बार अवकल करते, एक बार। अब तुम्हें पता चल गया इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो। एक इक्वेशन तो निर्माण बिना सोचे दो बार अवकलन कर दो। पहली बार लिख दो फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy dx इक्वल टू m आ जाएगा, mx का हो गया m, c का हो गया c कांस्टेंट है 0। दूसरा इक्वेशन बन गया। एक और बार कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0। m का क्या हो गया अब 0। इक्वेशन थर्ड, 1 2 3 से मिलके m और c हटा दो, तो आप देखेंगे इसमें m और c है ही नहीं, फट गए अपने आप। तो ये हम तो ये कहेंगे ना हमने तीनों से मिलके हटाए हैं। वो चांस की बात है कि यहाँ पे एलिमिनेशन बहुत सरल हो गया। बहुत बार क्या होता है, एक से आप m का मान निकालोगे, एक से c का मान निकालोगे, जब किसी तीसरे समीकरण में रखोगे, ऐसा हो जाता है। बहुत बार मतलब और इक्वेशन से वो आपको मिलेंगे जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो इतना आसान नहीं है यार एक को सॉल्व करना। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो नहीं हटता ये, यहाँ एम एक्स आता, 2mx आता, यहाँ m बचा रह जाता, 2m आता, तो आपको m का मान यहाँ उठा के यहाँ से रखना पड़ता। तो डिपेंड करता है कि इक्वेशन किसका है, इक्वेशन किसका है, ये बात यहाँ डिपेंड करेगी। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने हैं और उतनी बार तुरंत अवकलन करना है, और उन इक्वेशंस जो आपको मिले हैं ऑब्टेन्ड इक्वेशन से क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन करना पड़ता है किसका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। आपको क्या मिल जाता है, वक्रों के कुल का समीकरण मिल जाता है। मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसे होता है mx³ या mx² mx³ होता, चलो तो यहाँ क्या आ जाता 3mx², यहाँ क्या आ जाता 6mx, यह आ जाता। अब हम विलोपन करने की सोचते हैं m और c से, तो इसमें c तो है नहीं, इसमें भी c नहीं है, तो 1 से m का मान उठाओ, यहाँ रख दो, कितना आ रहा है 3m का मान यहाँ से, सेकंड से 3m इक्वल टू कितना आ रहा है 1/x² / dx। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये इक्वेशन है y इक्वल टू mx³ + c, ये होगा कोई कर्व,
हम इस पर नहीं जा रहे इसकी ट्रेसिंग पे, ये कौन है क्या है, लेकिन कोई कर्व तो होगा। इसमें एम और सी आ रहे हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमको बता दिया एम और सी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमने ये 2 बार अवकलन कर दिया। अब मुझे एम और सी हटाने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 3m का मान निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से 3m का मान कितना आया, 1/x² dy/dx, और 3m का मान उठा के यहाँ रख रहा हूँ। 3m का मान रखेंगे तो 2x है यहाँ, 2x इंटू 3m का मान 1/x² dy/dx इक्वल टू d2y/dx²। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, d2y/dx² इक्वल टू, ये यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x से उसे यहाँ पहुँचा दिया, x इक्वल टू 2dy/dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इसका। तो कोई भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दी जाती है तो जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसका अवकलन करते हैं, और उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करने पर आपको क्या मिल जाता है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, अभीष्ट अवकल समीकरण जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए आपको एम.डी. राय सिंघानिया की बुक में मिल जाएंगे। जैसा हमने कहा था हम रेफरेंस बुक के तौर पर एम.डी. राय सिंघानिया भी लेके चलेंगे, और मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट भी किया उस बुक को प्लीज़ ख़रीद लें जल्दी से जल्दी, और उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चलें, ऑर्डर के करें, डिग्री के करें, और फिर आज ये फॉर्मुलेशन के करें। और JPH आप अपनी BSc के मार्क्स लाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए भी कर सकते हैं, उसे भी साथ के साथ चल लेना। JPH आधी से ज़्यादा हो जाएगी यदि आपने एम.डी. राय सिंघानिया कर लिया, आधी क्या 90% क्वेश्चन उसके सब उसी में हैं। ठीक है, उससे आपको एहसास होता रहेगा कि क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन, उन वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हैं ऐसे कह लो, जिनका केंद्र x अक्ष पर है तथा y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ये है, ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है, और इनको बदल करके यहाँ केंद्र, ये तो आया था 1995 में, 1995 में, और यहाँ y अक्ष कर दिया था, यहाँ x अक्ष कर दिया था। मतलब एक तो ऐसा वृत्त है जो y अक्ष को ओरिजिन पर टच करता है, और उसका सेंटर कहाँ पर है, x एक्सिस पर। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स which passes, whose centers at x-axis and touch the y-axis at origin। जो y-axis को तो origin पे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, और उनका सेंटर कहाँ पर है, x अक्ष पर। तो एक तो ये आया था, और ये तो 1995 में आया था IAS में। और दूसरा ऐसा आया था कि जिनका केंद्र y अक्ष पर है और x अक्ष को मूल बिंदु पर टच करते हैं, इनका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। अब ये एक ही थोड़ी हम दिखा एक रहे हैं, ऐसे हो तो बहुत सकते हैं ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे बहुत ये हो सकता है। इनके सेंटर सब यहाँ चलते रहेंगे, और भी इससे बड़ा लिया जा सकता है, इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा ना कि आपको कैसा इक्वेशन दिया जा रहा है। अभी हमें पहले इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम बना एक लेते हैं अपना इक्वेशन निकालने के लिए पहले कि ये है, मान लो वो वृत्त, इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर क्या यहाँ पर है, A0 मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, A0। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, x - 0 a का होल स्क्वायर होता है ना, सेंटर h के पर हो और रेडियस r हो, तो क्या इक्वेशन होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप जानते होंगे, 2D में पढ़ा होगा। ये प्लस यहाँ y k की जगह कौन है, 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी, जब यहाँ पे टच कर रहा है तो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से परिधि तक की
सर्कमफ्रेंस ये है ना, यहाँ से गुजर रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है a, तो इक्वल टू a स्क्वायर। अब a को बदलेंगे जब तो ये वृत्त बदलेगा, a बदलेंगे तो इतनी रेडियस का आ जाएगा, फिर a बदलेंगे तो इतनी रेडियस का आ जाएगा। तो यहाँ पे a क्या है, स्वेच्छाचार, जहाँ a स्वेच्छाचार है। तो ये ऐसे वृत्त का समीकरण आया है पहले अभी, इन वक्रों के कुल का समीकरण है ये। और अब हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण। तो हम देखेंगे इसमें कितने स्वेच्छाचार आए, एक ही है सर a। इसे भी सॉल्व कर लें यदि आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax आ गया। ये वक्रों के कुल का समीकरण बन गया एक्जेक्ट, तो जो हमारे हिसाब से हमें चाहिए। अब क्या करना है, इसका अवकल समीकरण निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी बार अवकलन करेंगे, एक बार। तो कर दो, स्वेच्छाचार कौन मानेंगे हम, x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, इसका 2y dy dx और इसका 2a। एक क्वेश्चन 2 हो गया। दो समीकरणों से मिलकर a हटाया जा सकता है, एक चीज़ हटाई जा सकती है दो समीकरणों से, 3 समीकरणों 2 चीज़। तो ऐसे ही हमें a हटाना है तो दोनों समीकरणों से मिलकर हटा देंगे, 2 2 2 कैंसिल, a का मान उठा के यहाँ से रख दो, और नहीं रखें तो 2a का ही रख दो, मत करो कैंसिल। 2a का मान कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ रहा है। तो फर्स्ट से 2a का मान सेकंड में रखने पर तो क्या ही वैल्यू, 2x प्लस 2y dy dx इक्वल टू 2a का मान है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। या तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ऐसे नहीं करना चाहते आप, dy dx पहले 2x को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 2x, या 2y चल ही रहा है अभी, तो एलसीएम आ गया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। सॉरी ये 2x नहीं आएगा, 2a की जगह रख रहे हैं तो x आएगा, ये x है बस। 2a का मान रखा है ना हमने, 2a का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तो एलसीएम x आएगा, है ना, ये 2x स्क्वायर। अब 2y को और नीचे भेज दो तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, एक्स तो है 2y और आ गया, तो dy dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ऐसे ही आप दूसरे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने बताया, वो 1997 में आया था, 1997 में IAS में ही आप देख सकते हैं, MD राय सिंघानिया में। ईयर चेंज हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे और करो इन एक्सरसाइजों को देखकर, और अच्छे से इस पर मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें पेन कॉपी उठाने पड़ेंगे, इनके बाकायदा नोट्स बनाते चलो, सभी सवालों को अच्छे से करते चलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। और अपने पूरे मानस को, अब क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस, बहुत बच्चों की बार बार मैसेज कॉल से ये पूछा जा रहा है कि सर ये ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कब से होंगी, तो ये इस कोरोना महामारी की वजह से मुझे लगता नहीं है कि दिसंबर से पहले हो भी स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना माइंड सेटअप पूरा ऑनलाइन के हिसाब से सेट कर लीजिए। और मेरे आप सभी लोगों के साथ बेस्ट विशेष हैं, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।